नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो यूपी में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन यूपी की राजनीति हमेशा से 4-5 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम सबसे ऊपर लिए जाते रहे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि यूपी की राजनीति सिर्फ दो पार्टियों के बीच ही सिमट कर रह गई है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि 2012 का विधानसभा चुनाव वो आखिरी विधानसभा चुनाव था जब प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। 2012 के विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी 80 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। वैसे तो सीटों की संख्या के मुताबिक चुनाव चतुष्कोणीय दिखा था, लेकिन यदि कांग्रेस को नज़रअंदाज भी करें तो मुकाबला त्रिकोणीय तो दिख ही रहा था। लेकिन उसके बाद जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए और उसके नतीजे आए तो ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव द्विपक्षीय हो चुका है। 2022 का नतीजा भी बिल्कुल वैसे ही रहा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही आमने सामने की टक्कर हुई और बाकी सभी पार्टियों का एक तरीके से बड़ी पार्टियों का समूल नाश हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को तो उससे भी कम, सिर्फ 1 सीट मिली। तो क्या 2027 का विधानसभा चुनाव भी दो ही पार्टियों के बीच होने जा रहा है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तो लगातार शक्ति क्षीण ही होती जा रही है। उसके हाथी को तो न जाने कौन सा रोग लग गया है। वहीं दूसरी ओर यदि कांग्रेस की बात करें तो भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से वो उत्साहित होगी, क्योंकि उसके 6 सांसद अचानक से जीत के यूपी से संसद में पहुंच गए, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है और उसे सिर्फ 2 ही सीटों पर तो 2022 के चुनाव में जीत मिली थी। तो न तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की कोई बहुत बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है और न ही कांग्रेस की। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 ही पार्टियों के बीच असली मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी जो कि 10 सालों के बाद सरकार में पुनः वापस आने का प्रयास करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। लेकिन आज बात करते हैं कांग्रेस की। खास तौर से कांग्रेस की बात इसलिए करते हैं कि जिस पार्टी का आज़ादी के बाद से लेकर कई दशकों तक यूपी में राज रहा और इसी यूपी के बदौलत उसने दिल्ली में भी राज किया, वो पार्टी अलग थलग एक कोने में क्यों पड़ी है? जो कांग्रेस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी से इस समय भी मुकाबला करते हुए दिखती है, आखिर यूपी में उससे कोई गठबंधन भी करने को क्यों नहीं तैयार है? ये तो तय है कि मंडल और कमंडल की राजनीति की शुरुआत के साथ जिस भी पार्टी का जनाधार बढ़ा, वो कांग्रेस की कब्र पे ही बढ़ा। कांग्रेस के घटते जनाधार का ही ये प्रभाव रहा कि उन दलों का उभार हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ना अहम रहा है। लेकिन इसकी एक अन्य वजह भी रही। दरअसल कांग्रेस अपने नेताओं को यूपी में कभी सहेज के रख भी नहीं पाई। ऐसे दर्जनों नेताओं के नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो अपने अपने इलाके के धुरंधर राजनीतिक रहे, लेकिन कांग्रेस वो या तो अपनी मजबूरी से छोड़ गए, किसी लालच में छोड़ गए, या फिर पार्टी ने खुद ही उनसे किनारा कर लिया। आज की तारीख में कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम गिनवाना मुश्किल हो जाएगा कि किन 5 बड़े नेताओं का नाम आप गिनवा सकते हैं। और यही वजह रही कि कांशीराम की जयंती के मौके पर जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राहुल गांधी ने बहुजन संवाद किया, तो उसमें उन्होंने स्पेशली ये बात कही कि यदि यूपी में उन्हें 100 नेता मिल जाएं जो कमिटेड हों पार्टी के लिए, तो वो यूपी में सरकार बदल देंगे और सरकार बना लेंगे। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो नेताओं की ही है, क्योंकि जब तक अगुवा नहीं रहेंगे तब तक जनता किसके पीछे चलेगी। आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सभी चर्चित नाम हुआ करते थे राजनीति के, लेकिन अब ये कांग्रेस में नहीं है। इसमें सिर्फ यूपी के किसी एक खास इलाके की बात नहीं, बल्कि पश्चिम से लेकर और पूरब तक ऐसे नेताओं की लंबी श्रृंखला है जो कांग्रेस छोड़ के चले गए। आज की तारीख में वो दूसरी पार्टियों में अहम ओहदे पे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं।
सबसे पहले इसमें नाम लेते हैं आर.के. चौधरी का। वैसे तो ये बसपा के पुराने काडर के नेता रहे, लेकिन ये भी कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस छोड़कर चले गए। अभी समाजवादी पार्टी से मोहनलालगंज से सांसद हैं। इसके अलावा हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी पार्टी छोड़ दी। और तो और आर.पी.एन. सिंह, ये कांग्रेस में थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। इसके अलावा जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम हुआ करता था, मनमोहन सिंह सरकार में ये भी मंत्री थे, लेकिन जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दी। फिलहाल भाजपा से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। रीता बहुगुणा जोशी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दी। वो भारतीय जनता पार्टी से इलाहाबाद से सांसद भी रह चुकी हैं। जगदम्बिका पाल का आप लोग नाम जानते ही हैं, जो एक दिन के चीफ मिनिस्टर बने थे। ये भी कांग्रेस के पुराने लीडर रहे। इसके अलावा राजा रामपाल, जो कि सांसद रहे। अजय कपूर, कानपुर से लगातार 3 बार के विधायक, किदवई नगर और गोविंद नगर से अजय कपूर, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कानपुर से लोकसभा का टिकट भाजपा दे देगी, लेकिन उनकी जगह रमेश अवस्थी को चुनाव लड़ाया गया और वो कानपुर से सांसद बने। पंकज मलिक, पश्चिमी यूपी की बात करें तो पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक का नाम ऊपर आता है। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद है। इसके अलावा बरेली की एक पुरानी पॉलिटिकल फैमिली, प्रवीण सिंह ऐरन, ये भी कई चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ तक कि इन्होंने तो बरेली से संतोष गंगवार को भी चुनाव में ये हरा चुके हैं, लेकिन ये भी कांग्रेस में नहीं रह पाए। फिलहाल समाजवादी पार्टी में है। तो दर्जन भर से ज़्यादा नेताओं की ये सूची हो सकती है। अब कितनों का नाम गिनाया जाए। दरअसल इसकी वजह ये भी रही कि कांग्रेस का जनाधार 1989 के बाद से यूपी में सिकुड़ता गया। कैसे सिकुड़ता गया, इन आंकड़ों पे जरा गौर करिए। जब उत्तराखंड अलग स्टेट नहीं बना था, उस समय यूपी की विधानसभा में 425 सीटें हुआ करती थी। वो आखिरी चुनाव 1985 का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस को बहुमत तो छोड़िए, उसे दहाई तिहाई के आंकड़े के लिए भी तरसना पड़ा। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटें मिली थी। 1989 के चुनाव में इतनी कमी आई कि उसे सिर्फ 94 सीटों से संतोष करना पड़ा। और तो और 1991 के चुनाव में वो 46 सीटों पे सिमट गई। 1993 में कांग्रेस को 28 और 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 33 सीटें मिली। ये संख्या 28 से 33 इसलिए भी हुई क्योंकि 1996 में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ा था। वो 126 सीटों पर लड़ी थी और 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी गठबंधन का ये नतीजा रहा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इससे पहले के चुनावों से बेहतर रहा। 2000 में उत्तराखंड बना और यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या 425 से घटकर 403 रह गई। लेकिन उसके बाद जो पहला चुनाव 2002 में हुआ, उसमें 402 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और उसे सिर्फ 25 सीटें हासिल हुई। और तो और 2007 में उसे सिर्फ 22 सीटें, 2012 में 28 सीटें और 2017 में उसे सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यानी 1989 से जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस दहाई में चल रहा था, वो 2017 में पहली बार इकाई पे आ गया। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था और कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की आंधी चल रही थी। लेकिन उससे और पतली दशा कांग्रेस की 2022 के चुनाव में हो गया। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा 322 सीटों पर, लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। और इन 2 सीटों पर विजयी विधायकों में से सिर्फ रामपुर खास से विधायक बनी प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना का ही आप नाम जानते हैं। यूपी के कितने लोग फरेंदा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी का नाम जानते हैं? तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखें तो वो अपने नेताओं को कहाँ सहेज पाई। जो उसके विधायक हैं, जो आवाज उठा सकते हैं पार्टी की प्रदेश में, उनकी भी आवाज दबी हुई है। उनको भी अपनी पहचान का मोहताज होना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की दशा ऐसी यूपी में कुल मिला के रही। 1989 में आखिरी बार नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से मुख्यमंत्री तो बनाए जाना छोड़, विपक्ष की हैसियत भी हासिल करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रह पाई। तो ये दशा रही कांग्रेस की। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी की तो यूपी में कांग्रेस से भी बुरी दशा है, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, लेकिन बसपा के पास तो सिर्फ 1 विधायक है। और बहन जी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। ये जरूर है कि संगठन के लेवल पर कांग्रेस से बहुत आगे है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उस संगठन का क्या फायदा यदि वो सीटों में ट्रांसलेट ना हो पाए।
तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, ठीक वैसा ही चुनाव 2027 में भी होने जा रहा है और 2027 का विधानसभा चुनाव आमने सामने की टक्कर होगी। किसी भी तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा। लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि किसकी पौबारा होती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।